हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था नेम रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने नेम रिएक्शन में पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को आगे बढ़ाते हुए ये नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद नेम रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं जैसे कि नेम रिएक्शन में कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, कुछ इंटरमीडिएट, तो उनकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है नेम रिएक्शन में। तो नेम रिएक्शन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ये नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। ठीक, तो देखिए नेम रिएक्शन जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने कुछ कार्बन आयन कैसे फॉर्म होते हैं, एरोमेटिक कार्बन आयन के एरोमेटिसिटी अचीव करता है कंपाउंड, तो कार्बन आयन जो क्या स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, अब हम कुछ एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे। एसिड बेस रिएक्शन का इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन, इसी को कहते हैं या जेरी-विटानॉफ रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन या जेरी-विटानॉफ रिएक्शन। जेरी-विटानॉफ रिएक्शन अगर देखिए किसी हमारा कार्बन किसी भी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कोई एसिडिक प्रोटॉन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमारा जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वो एसिड बेस रिएक्शन देंगे। अगर कोई एसिडिक प्रोटॉन रखता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये Me है, मैंने इसकी रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करा दी है। N-ब्यूटाइल लिथियम, तो ये क्या है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और मेटल के बीच में ज़्यादा होने की वजह से पोलरिटी हो जाती है बॉन्ड में। ठीक है, पोलर होगा तो जो N-ब्यूटाइल है हमारा हाइड्रोकार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर मोर एसिडिक प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है हमारे सबस्ट्रेट में, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यह जेरी-विटानॉफ रिएक्शन, जेरी-विटानॉफ रिएक्शन, जेरी-विटानॉफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। ब्यूटाइल लिथियम पे क्या, नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए एसिडिक प्रोटॉन ये कौन सा है, जो ये हमारा sp कार्बन है, sp कार्बन पर जो लगा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि एस करेक्टर देखिए जितना इसमें कौन सा है, sp कार्बन है, sp कार्बन है। तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है, एस करेक्टर बढ़ने के साथ एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑफ द कंपाउंड का। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3 से ज़्यादा एसिडिक होगा sp2 से ज़्यादा एसिडिक होगा sp। ये एसिडिटी का ऑर्डर है। तो ये कौन सा कार्बन है हमारा, sp कार्बन है। sp कार्बन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास ही, इसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, C नेगेटिव चार्ज और ये CMe। ठीक है, और ये क्या था हमारा, N-ब्यूटाइल। N-ब्यूटाइल क्या है, हाइड्रोकार्बन यहाँ से निकल जाएगा, ब्यूटाइल, ये H यहाँ से H ले लेगा, और क्या होगा, लिथियम हमारा यहाँ काउंटर आयन इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है कार्बन आयन का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम, तो ये इस तरीके से भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत से कंपाउंड हैं हमारे, जैसे जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मैं लिखूँ, आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर इस तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं किसी भी हमारे कार्बनिक सबस्ट्रेट में या कार्बनिक कंपाउंड में, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने ये ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये किसी
डबल बॉन्ड के साथ ऐसा गुड लिविंग ग्रुप लगा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पोजीशन में कोई गुड लिविंग ग्रुप लगा दूं, जैसे sp2 हाइब्रिड कार्बन पे, sp2 हाइब्रिड कार्बन पे मैंने चलिए ब्रोमीन लगा दिया। ब्रोमीन की जगह OTF भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, आई हो सकता है, OTF हो सकता है। ये सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अगर इस तरीके का sp2 हाइब्रिड कार्बन पे गुड लिविंग ग्रुप या कोई इस तरीके का लिविंग ग्रुप लगा है, तो हमारे ब्यूटाइल लिथियम ये स्पेसिफिक ये इसकी ब्यूटी है। ब्यूटाइल लिथियम जो जितने ये लिथियम डेरिवेटिव जो कंपाउंड होते हैं, तो क्या करते हैं, ये sp2 कार्बन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसको ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो किसके थ्रू होगा, ये फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन के थ्रू होता है। ये ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड की क्या है ब्यूटी, ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ Br बाहर हो जाएगा, Br रेडिकल, और एक ये रेडिकल। तो ये इस सिस्टम में क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से रेडिकल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ब्यूटाइल सॉरी यहाँ लगेगा आपका Li और ये आपका Bu रेडिकल Br के साथ या कोई भी लिविंग ग्रुप के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, sp2 कार्बन से सब्स्टिट्यूट कर देता है लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसे कि इस तरीके से आयोडीन है, ब्रोमीन है या OTF है, तो इसको क्या कर दिया इसने, ब्यूटाइल लिथियम ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तब तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देता है ये। ठीक है, एसिडिक, जैसे कि एसिडिक अगर मैं बात करूं, जैसे अगर सबस्ट्रेट में हमारे इस तरीके का एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखिए मोर एसिडिक कंपाउंड है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एक एसिडिक प्रोटॉन है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो क्या है, स्टेबल है। सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी स्टेबल है। सल्फर का तो साइज भी बड़ा होता है, तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एसिडिक है, ये एसिड है, एसिड के बाद इस पर भी ऑक्सीजन पर, ये भी क्या है, एक एसिडिक प्रोटॉन है। इसके बाद भी फिनॉल के पास भी एसिडिक प्रोटॉन है। इस तरीके से जितने भी कंपाउंड है क्या है, एक एसिडिक प्रोटॉन रखते हैं। अगर इस तरीके का हमें कंपाउंड दिखता है, सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी या जेरी-विटन ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, और मैं उसमें और लिख सकता हूँ, आप और लिख सकते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायरिक एसिड है, ये भी क्या है, एक एसिडिक नेचर का होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, यहाँ से भी इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या है, डीलोकलाइजेशन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है, तो क्या है, एक अच्छा एसिड है, एक क्या है, एसिडिक प्रोटॉन रखता है। इस ऑक्सीजन का प्रोटॉन एक्सेप्ट करोगे तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को इसके साथ क्या करेगा, रिजोनेंस में या डीलोकलाइजेशन में ले आएगा। ठीक है, इस पे देखिए, ये भी बहुत ये इम्पोर्टेंट एसिड है। इसके पास भी जैसे ही प्रोटॉन निकालोगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों ऑक्सीजन के साथ, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइजेशन में है। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट एसिड आप लिख लें, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। पैराटोलुइन, पैरा पोजीशन पे क्या होगा, CH3, ये क्या होगा, टोलुइन ग्रुप है, और ये क्या, सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हो गया पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये भी एसिडिक प्रोटॉन रखता है, तो ये भी इजीली प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। अब देखिए, जो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कराना है, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। 1,2-डाइऑल की प्रेजेंस में ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ये,
ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड और 1,2 डायोल के साथ करा दूं तो क्या करेगा, इसको कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कर देगा, प्रोटोनेट मतलब प्रोटेक्शन कर लेगा इसका, ठीक है, प्रोटेक्शन। देखिए वो कैसे करेगा, ये एक एसिड है, एसिड क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रोटॉन यहाँ से H+ मिलेगा, वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, 1,2 डायोल यहाँ से अटैक करेगा इस पर, तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। OH यहाँ से प्रोटोनेट किया और ये O और ये OH, इसके पास अभी भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। अगले स्टेप में ये प्रोटॉन बाहर निकले और ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो फिर से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर है, ये इजीली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इसने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये इसके प्रोटेक्शन में भी काम आता है कार्बोनिल कंपाउंड के। कीमो सेलेक्टिविटी में हम पढ़ते हैं जनरली, जहाँ मोर देन 2 और 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव सेंटर होते हैं किसी कंपाउंड में, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिव सेंटर होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक रिएक्टिव सेंटर, एक कार्बोनिल सेंटर को हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है इसी की सहायता से, ठीक। उसको प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद इसका मोस्ट और भी यूज होता है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड का। जैसे है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इसका स्पेशली यूज होता है इवन एलिमिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये OH लगा दिया, यहाँ क्या होगा, इवन एलिमिनेशन होगा, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से क्या होगा, एक एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा, वो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, इस प्रोटॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे इस पे ऑक्सीजन पे आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो देखिए टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इवन एलिमिनेशन। इवन क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये केवल एक सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गई, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड का यूज होता है, ठीक। तो एसिड बेस रिएक्शन का एक एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। देख फॉर एग्जांपल मैंने ये फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दी, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस बार भी चलिए फेनिल MgX कोई हेलोजन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, और मैंने ले लिया अमोनियम, यानी एक्वस अमोनियम क्लोराइड लिया, एक्वस अमोनियम क्लोराइड। अब प्रोडक्ट बता दीजिए, A B, एक्वस अमोनियम क्लोराइड मैंने इस सेकंड स्टेप में लिया, इस पोजीशन में, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट सी बताना है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कंपाउंड में चेक कर लेना है। सबसे ये एसिडिक प्रोटॉन रखता है और ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या करते हैं, वो कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं। जैसे ही इस रिंग पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा। यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, ये फिनॉल वाला, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो रिंग में क्या है, डीलोकलाइजेशन में, तो रिंग के साथ क्या है, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करा दीजिए। तो ये फिनॉल O- के साथ क्या हो जाएगा, ये O- इसने क्या किया और हमारा इधर लग जाएगा MgX प्लस एसिडिक प्रोटॉन लिया इसने रिंग ने,
पीएच, तो ये हाइड्रोजन इस पे लग गया ना प्रोटॉन आके, जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा मैग्नीशियम, तो इस कार्बन पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पोलर होते हैं। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है ना यहाँ से, तो कार्बन आयन क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन लेगा, तो यहाँ से क्या मिला हमें, बेंजीन मिल गया। अगले स्टेप में जो मैंने लिया था अमोनियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, इसको हाइड्रोलिसिस कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा तो क्या होगा, हमें वापस से क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ये हो जाएगा OH और MgOH और ये X, ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट C। ठीक है, ये हमें A मिला तो ये B मिला, ये हमें C मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या हुआ, ये भी क्या है, एक एसिड बेस रिएक्शन हुई। फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का फॉर्मेशन पढ़ा हमने, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी कार्बन आयन की देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये कार्बन आयन लिया तो इस पर मैंने ग्रुप लगा दिए CH3, इस पर 2 मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिए CH3, और इस पर मैंने एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। अगर बात करें हम इस तरीके के कार्बन आयन की, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, ये क्या है, CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ऑलरेडी है, कार्बन आयन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे बात करें, इस पे 2 ग्रुप लगे इस तरीके के, तो ये और इसकी स्टेबिलिटी को इसके कंपेयर में थोड़ा कम, मतलब स्टेबिलिटी को थोड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। इस तरीके से इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कार्बन आयन की, वो ये हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और एक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया CF3 CH2 माइनस और Cl3 CH2 माइनस, Br3 CH2 माइनस, C आयोडीन Ci3 CH2 माइनस। इसमें देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसमें ये कौन सा हमें, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा CF, और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा अपने हेलोजन, जितने भी क्या है हेलोजन में, हेलोजन कंपाउंड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इस कार्बन पे वो अपनी तरफ को खींचेगा, अपनी तरफ को पुल करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्या देख रहे थे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस ऑन अब द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस। अगर मैं कोई कार्बन आयन बना दूँ CH2, इसके साथ मैंने फेनिल रिंग लगा दिया, ये क्या है, एक कार्बन आयन। ठीक, अगर मैं कोई एक और C हाइड्रोजन को हटा के 2 एक फेनिल रिंग और एक्स्ट्रा इस पर ऐड कर दूँ इस तरह से,
ठीक, ये भी हमारा क्या कार्ब एनायन है। एक और मैं हाइड्रोजन को हटा दिया इस बार, अब देखिए जो कार्ब एनायन है हमारा वो रिंग के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। कार्ब एनायन ये इसके साथ कंजुगेशन में है, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज 1 2 3 सॉरी 1 2 एंड 3। एक बार तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर से आर्थो पोजीशन पे। तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके साथ 3 पोजीशन पे क्या है, स्टेबल है। 3 पोजीशन पे क्या हो रहा है, इसको डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, एक को बना के देख लेते हैं, बाकी सब आप बना के देख लेना। देखिए जैसे ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर आएगा CH2, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक, ये इसकी क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड और ये आ गया हमारा ये डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज आ गया इसकी पैरा पोजीशन पे, फिर से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस पोजीशन पे, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हमें ये मिलेगा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, और ये हो गया हमारा CH2 नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे। कुल तो टोटल इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसकी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या है, 3 पोजीशन पे स्टेबलाइज है। इसी तरीके से रिंग बात करें जिसमें डबल रिंग लगा है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें 3 बार 3 पोजीशन पर डीलोकलाइजेशन में है, स्टेबल है, और दूसरी रिंग के साथ भी 3 पोजीशन पे क्या है, डीलोकलाइजेशन में है। तो क्या है, इसका 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कितना है 3, तो इसी का कितना बनेगा 9, 3 इंटू 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा हो गया, जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन में वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल रिजोनेटिंग का पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 और मैंने इस बार इधर लगा दिया N डबल बॉन्ड O-, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आएगा। ये मैंने कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, इधर चलिए OMe भी लगा देते हैं। आप इसमें स्टेबिलिटी का क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन आयन हुआ, इस पर मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, चलिए Cl लगा दिया। देखिए इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज जैसे इस पोजीशन में, ये कार्बन आयन क्या है, इस हमारे इसकी बगल में क्या लगा है, एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज हुई थी वो इसको क्या करेगा, कुछ कम कर देगा, इसको इधर इसके साथ क्या है, डीलोकलाइजेशन में है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन हालांकि इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, OMe ग्रुप लगा है, ये यहाँ से क्या लगाएगा, प्लस R इफेक्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी ये इस नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप के साथ डीलोकलाइजेशन में, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और ये नेगेटिव चार्ज केवल और केवल रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। ठीक, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिसिटी। देखिए अगर कोई कार्बन आयन बनने के बाद वो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू रिजोनेंस। अब देखिए जैसे ये हमने साइक्लोपेंटाडाइन लिया, मैंने इसका प्रोटॉन निकाल दिया तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो हमारा कार्बन आयन बना
ये कार्बन आयन। तो एक कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, एरोमेटिक हो गया, जबकि ये एरोमेटिक तो नहीं था। अब ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 एंड 2, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो कैसा है कंपाउंड, एरोमेटिक। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर कार्बन आयन बनने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक बनना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर मैंने एक रिंग अटैच कर दिया फॉर एग्जांपल, अब इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कंपाउंड तो ये वाला रिंग जो था अब तो एरोमेटिक हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था तो ये नहीं एरोमेटिक नहीं था। अब ये पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एरोमेटिक हो गया। एक और कंपाउंड लेते हैं, 1 इस बार मैंने बीच में इंसर्ट कर देते हैं, और ये आपका ये इस तरीके से इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन फॉर्म हो गया। तो एक कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गए। अब लेकिन बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा। अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको मैंने बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, अब बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। अब देखिए कार्बन आयन तो सब स्टेबल हो गए, एरोमेटिक बन गए, लेकिन इसमें भी कंपेयर करना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए फर्स्ट रिंग में केवल कंपाउंड कार्बन आयन बना तो वो स्टेबिलिटी आ गई, वो एरोमेटिक बन गया। लेकिन बात करें सेकंड की, बी की, बी में कंपाउंड तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन जो हमारे साथ पहले से रिंग लगा था बेंजीन रिंग, तो वो तो ऑलरेडी एरोमेटिक था, लेकिन कार्बन आयन जैसे ही इस पे फॉर्म्ड हुआ तो ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में आ गया, इसकी एरोमेटिसिटी को थोड़ा डिस्टर्ब किया तो एरोमेटिसिटी इसकी थोड़ी यानी स्टेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस ये इसके कंपेयर में क्या है, लेस स्टेबल हो गया। तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, ऐसी सी में क्या है, डबल बेंजीन रिंग है। तो दोनों बेंजीन रिंग पहले तो एरोमेटिक थे, सॉरी रिंग पहले बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक, लेकिन सिस्टम कैसा हो गया, अब एरोमेटिक हो गया। स्टेबिलिटी तो इसकी भी बढ़ी, लेकिन इसके कंपेयर में क्या हुआ, जो बेंजीन रिंग थी पहले से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो इन कंपेयर में ये लेस स्टेबल हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ऑर्डर अगर मैं बात करूँ तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, क्योंकि इसमें जो रिंग में थे एरोमेटिसिटी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ रिजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं कार्बन आयन। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की अगर मैं बात करूं कार्बन आयन की, तो ये अभी रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ ये। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनिलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलेशन इफेक्ट। ये क्या हुआ, एरोमेटिक रिंग जो अटैच है इससे साइक्लोपेंटाडाइन रिंग से, तो इसमें क्या हुआ, एनिलेशन इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन इसकी कंपेयर में, ए के कंपेयर में बी इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनिलेशन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये ऑर्डर हो गया हमारा स्टेबिलिटी का। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कीजिए, इसमें बताना है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। सब बातों को ध्यान में रखना है, कौन सा कार्बन आयन अभी हमने पढ़ा, कार्बन एरोमेटिसिटी अचीव करता है, ज़्यादा स्टेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका क्या लगाना है, ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने ए कह दिया, ये ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल कार्बन आयन होगा, एरोमेटिक।
एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन। उसके बाद जो रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, रिजोनेंस, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लेस स्टेबल होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक तो कंपाउंड कोई भी बनना नहीं चाहता। देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख देंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बी। बी क्योंकि बी में नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या है, एरोमेटिक करेक्टर आ गया। एरोमेटिक हो गया तो कंपाउंड कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी। लिखिए बी। देन इसके बाद कौन सा आ जाएगा, अब देखिए ये हमारा सी और डी तो बहुत ज़्यादा ही लेस स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गए नेगेटिव चार्ज आने के बाद। एंटी एरोमेटिक, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। 4 n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। n की कोई भी इंटीजर वैल्यू, n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है एंटी एरोमेटिक। अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, n की वैल्यू यहाँ कोई भी लगा दिए आप, 0 लगा दिए, 1 2 3, n = क्या होता है 0, कोई भी इंटीजर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक, अकॉर्डिंग टू हकल रूल। देखिए ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और सिस्टम की बात करें इसकी, ये भी कैसा हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए स्टेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा प्लेनरिटी, इसमें ज़्यादा, ये कैसा सिस्टम, सबसे ज़्यादा प्लेनर, ये रिंग बड़ी होने की वजह से इसकी प्लेनरिटी थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू 3 मेंबर्ड रिंग। ये सबसे ज़्यादा प्लेनर होगा, तो जितने ज़्यादा प्लेनर होती है रिंग, उतना ही ज़्यादा एरोमेटिक भी होता है और उतना ही ज़्यादा एंटी एरोमेटिक होता है। यदि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो रिंग कैसा, सिस्टम कैसा है, मोर प्लेनर है, इसके कंपेयर में ज़्यादा प्लेनर है, तो इसका क्या एंटी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा एंटी एरोमेटिक होगा। तो सबसे लेस स्टेबल हमारा यही हो जाएगा, डी। लिखिए उसके बाद हो जाएगा सी, क्योंकि ज़्यादा प्लेनर है तो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, प्लेनरिटी। अगर ये एरोमेटिक बनता तो ये सबसे ज़्यादा प्लेनर होता, तो एरोमेटिक का ये सबसे ज़्यादा हो जाता। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा आ जाएगा। देखिए ये क्या है, केवल रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। और इस कंपाउंड में देखिए हम बात करें इस कंपाउंड की, ये भी हमारा सिस्टम कैसा, एरोमेटिक है। ये सिस्टम कैसा, एरोमेटिक बनता हुआ ना, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद एरोमेटिसिटी अचीव करता है, ये भी एरोमेटिसिटी को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो ई और एच में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया हमारा, ई, क्योंकि इधर जो लगा है हमारा ग्रुप लगा दिया उसने CH3, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ही डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद कौन सा हमारा स्टेबल हो गया, ई। उसके बाद हो गया एच, और उसके बाद हमारा कंपाउंड हो जाएगा कौन सा एरोमेटिसिटी को अचीव करता। अब देखिए रिजोनेंस की मैं बात करूं, अब इसमें देखिए रिजोनेंस है केवल, इसमें ये सिस्टम कैसा, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज तो आने के बाद डीलोकलाइजेशन नहीं है रिंग में, ये भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर -I ग्रुप होने की वजह से क्या है, इसके कंपेयर में सिस्टम थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो इससे तो ये ज़्यादा स्टेबल है GF से, ठीक है। तो इसके बाद, लेकिन ये क्या है, हमारा सिस्टम नहीं एरोमेटिक है, लेकिन ये इसके साथ रिजोनेंस में है, ये नॉन रिजोनेंस में नेगेटिव चार्ज है, केवल इस रिंग के साथ और इस रिंग के साथ है। और तो सबसे इसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारा सिस्टम, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हमारा ये, उसके बाद हो जाएगा ये G, उसके बाद हो जाएगा F। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा क्या हो गया,
BEH AgFC एंड D। सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल हो गया हमारा D। ठीक है, तो ये था रिजोनेंस के थ्रू जो एरोमेटिसिटी अचीव करने के बाद जो कंपाउंड बनने हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंस फैक्टर किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, एरोमेटिक, फिर रिजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे लास्ट में कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल कौन सा हो गया? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ हमारा? जो सबसे निगेटिव चार्ज आने के बाद स्टेबल जो एरोमेटिक बना, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और तो हमने देखा एरोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। देखिए सबसे ज़्यादा, अगर एक फार्मूला लिख लीजिए, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, और करके लिखिए। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी ऑफ द कंपाउंड। जैसे हमने अभी 7 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग में कंपेयर किया, उसमें अगर कंपाउंड जितना ज़्यादा प्लेनर होगा उसमें एंटी एरोमेटिक, अगर कंपाउंड है तो उतना ज़्यादा एंटी एरोमेटिक होगा, अगर एरोमेटिक है तो उतना ज़्यादा एरोमेटिक होगा। अगर देखिए उसको मैं इस बार एरोमेटिक बनाता हूँ, 7 मेंबर्ड रिंग। ये एरोमेटिक कैसे बनेगा? इस पोजीशन में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा अब? एरोमेटिक, क्योंकि इसके साथ डीलोकलाइजेशन में तो है ना पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। ये क्या है? इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। जैसे ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड इसमें क्या है? रिंग में डीलोकलाइजेशन है, तो ये एरोमेटिक हो गया सिस्टम। 3 मेंबर्ड रिंग की बात करें हम, इस पोजीशन पे फिर से मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या हो गया? एरोमेटिक। अब ज़्यादा प्लेनर है ये इसके साथ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। इस तरीके से रिंग में क्या है? रिजोनेंस है। तो सबसे ज़्यादा प्लेनर कौन सा सिस्टम था? ये वाला। अब एरोमेटिक बनने के बाद भी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा हुआ? ये। तो कहने का मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा प्लेनर होगा वो सबसे ज़्यादा, अगर एंटी एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक हो गया सिस्टम, अगर इतना ज़्यादा प्लेनर होगा। और प्लेनरिटी देखिए, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है प्लेनरिटी लूज होती जाती है। अगर मैं इसी में 8 मेंबर्ड रिंग बना दूँ, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है। ये सिस फॉर्म में जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से सिस्टम कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर। ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी, नॉन एरोमेटिक हो जाता है ये, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनरिटी की वजह से। सिस्टम कैसा है हमारा? नॉन एरोमेटिक। अब 7 मेंबर्ड के बाद जो रिंग बनती है वो कितनी क्या होती है? सिस फॉर्म में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होते हैं? प्लेनरिटी नहीं होती है उसमें, टफ शेप होता है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी टफ शेप, डबल बॉन्ड। ये प्लेनरिटी क्या होती है? इसमें डिस्टर्ब हो जाती है रिंग बड़ी होने की वजह से, रिंग का साइज बड़ा होने की वजह से। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। अब पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन।
रिएक्शन कैसे, ये कार्बन आयन रिएक्शन कैसे करता है। देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को ही हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, देखिए रिएक्शन दो तरीके से रिएक्शन जो है इसकी दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कार्बन आयन देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कार्बन आयन देता है। दो तरीके से हो सकती है रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक स्पीसीज, ये भी दो तरीके से होती हैं, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको भी मैं लिखूं तो आप लिख सकते हैं, एलिफेटिक भी देते हैं। एलिफेटिक में एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एलिफेटिक में जैसे फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से करा दी, तो ये क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको। ठीक है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा OH, तो हमारा कुछ OH ROH मिलेगा और X माइनस को क्या कर देगा, विस्थापित सब्स्टिट्यूट कर देगा इससे। ये क्या हो गया, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो कार्बन आयन या न्यूक्लियोफाइल इनको बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। या कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है X, जैसे Br माइनस से I है, OTF है, एक्सेट्रा। ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। चाहे तो आप लिख सकते हैं लिविंग ग्रुप X बराबर Cl Br I OTF, और भी आप लिख सकते हैं OR है, और जैसे OR है और OH2 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। और इसमें आप लिख लें न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। देखिए ये डिपेंड करता है टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी। टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखिए पार्ट 1 में लिखेंगे, पार्ट फर्स्ट में अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का यानी कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है और कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, ये डिपेंड करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। बेसिसिटी और कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ये सब हम देखेंगे। ठीक, ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पुअर द लिविंग टेंडेंसी।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड है टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, इसी में पार्ट 1 में टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, बेसिसिटी, और फोर्थ है इसी में कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, अगर ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पुअर द लिविंग टेंडेंसी। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी, अगर देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी की ज़्यादा है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी की ज़्यादा है, जैसे OH माइनस है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, लेकिन क्या है, एक बैड लिविंग ग्रुप है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर किसी की न्यूक्लियोफाइल की लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो क्या कैसा है, एक गुड लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो एक पुअर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा वो। ठीक है, तो इसमें भी लिख सकते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पुअर द लिविंग टेंडेंसी। अगर मैं इसी को बात करूँ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसा है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन लिविंग टेंडेंसी इसकी कैसी है, पुअर है। लिविंग इतनी आसानी से नहीं होता ये OH माइनस, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। ग्रेटर द लिख सकते हैं आप, ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पुअर द लिविंग टेंडेंसी, तो उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी या बैड होगी। पुअर द लिविंग टेंडेंसी। ठीक है, अब पार्ट 2 में जैसे हमने पार्ट 2 में अगर मैं बात करूं, जैसे OH माइनस की हमने बात करी, बेंजाइलिक पोजीशन पे मैंने बेंजाइल पोजीशन में OH लगा दिया। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये इतनी आसानी से नहीं सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें इतनी आसानी से OH माइनस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर जब तक ये एलिमिनेट नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, H2SO4 कोई एसिड डालना पड़ेगा, इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा हमें, तब ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हम इसको प्रोटोनेट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ OH2 पॉजिटिव, तो ये क्या है, अब ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, OH माइनस क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, लेकिन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एलिफैटिक में। और SN2 इसका नाम आप लिख लें शॉर्टकट, SN1 न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 को बोलते हैं, और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। SNI है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI क्या है? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NGP भी होगी इसमें, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ये भी हमें इसको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मतलब यूज हो सकते हैं। थर्ड पार्ट में फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। इसका जो मतलब सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर भी अफेक्ट कर सकती है इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कैसी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो भी इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है ये इसके क्या है, फैक्टर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है, गुड लीविंग ग्रुप है, बैड लीविंग ग्रुप है, वो भी इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी क्या करता है, डिपेंड करता है, इसको अफेक्ट करता है। प्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो भी क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने चलिए कोई लिविंग ग्रुप लगा दिया Cl। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, वो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन भी उसी के रेफरेंस में होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ कोई KOH ले लिया, KOH या आप NaOH कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल मिला हमें OH माइनस, ये क्या करेगा, इसको शूट कर देगा Cl माइनस, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, या KCl आप पूछ सकते हैं। K पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से OH माइनस मिलेगा, K पॉजिटिव, यहाँ से हमें क्या मिल, एक और क्या मिल जाएगा, KCl या NaCl। अगर मैं रिजेंट चेंज कर दूं, इधर MeOH ले लिया, तो OH O माइनस क्या ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है वो भी इसको क्या करेंगे, विस्थापित सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसका, जैसे ये हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करता है, और सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो एग्जांपल एक और, CH2, इधर कोई गुड लिविंग ग्रुप, चलिए मैंने लिविंग ग्रुप लगा दिया Cl, और मैंने NaCN से रिएक्शन करा दी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिला, ये इस पर अटैक करेगा, तो हमें इस कुछ CH2CN, ठीक है, और साथ में NaCl। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन हम किसकी, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं सॉल्वेंट यहाँ
अगर मैंने डाई मेथिल फॉर्मामाइड ले लिया DMF, ठीक है, तब रिएक्शन कुछ और होगी। और यानी ये क्या है, DMF क्या है, एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट डाईमेथिल फॉर्मामाइड। ये होता है आपका डाईमेथिल फॉर्मामाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का डेरिवेटिव है डाईमेथिल फॉर्मामाइड। ये क्या है, एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है तो ये देखिए, अगर मैंने DMF लिया, यहाँ DMF लिया तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा, एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर को फॉलो करेगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहाँ इस पर अटैक करेगा सब्सट्रेट पे, तो न्यूक्लियोफाइल को एक ही स्टेप में बाहर करेगा। दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो वो कैसे हो गया, हमारा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, यानी SN2 टाइप का रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया H2O, ये क्या करेगा, अब वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हमारा जो रीजेंट है सॉल्यूशन में NaCN पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इस पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, तो इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन में आ जाएगा, ये इंटरेक्शन में होगा, और सोडियम इसके साथ इंटरेक्शन में हो जाएगा, Na+। ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा हाइड्रोजन पे, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारे न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल करेगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो सोडियम को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो हम अब क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इजीली अटैक नहीं कर पाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या करेगा, इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये एक पहले न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, केवल और केवल सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये CH2 बेंजाइल कार्बोकैटायन मिलेगा और Cl- निकल जाएगा। अब जब ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, तब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो था हमारा अब अटैक करेगा, क्योंकि अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। तो अब जो हमारा Cn- अब इस पर अटैक करेगा, तो ये हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरीके की रिएक्शन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो न्यूक्लियोफिलिक SN1 टाइप की रिएक्शन को प्रेफर करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, लेकिन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने कुछ नेम रिएक्शन की बेसिक जानकारी को पढ़ा। अगले लेक्चर में हम नेम रिएक्शन के स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी था, वरना नेम रिएक्शन में हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी हमने जो सीखी, अब हमें नेम रिएक्शन में पढ़ने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत से लगन के साथ पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। नीट और जेईई मेंस और IIT गेट और CSIR नेट सभी के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी को यहाँ से आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।